Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our class 11th new chapter that is called as a breathing and exchange of gases. Okay, from the unit called as a human physiology. अभी जैसे नाम जो टॉपिक का आ गया है स्क्रीन पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो आपको पता चल ही गया रहेगा कि ये चैप्टर में क्या डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो वही दो पॉइंट आपके स्क्रीन पे भी आ चुके हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो अब इसको ध्यान दो। इंस्पिरेशन मीन्स व्हाट ओवर हियर, इंस्पायरेशन मीन्स एयर जो है उसको लंग्स के अंदर जाना है फ्रॉम द एटमॉस्फियर। ठीक है, और एक्सपायरेशन मीन्स व्हाट, सो एयर को बाहर आना है थ्रू द लंग्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब एयर जो है वो लंग्स को मतलब लंग्स से निकल के फिर आपके सीधा नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये रहे दो हाईलाइटेड एरिया आपके स्क्रीन पे। क्या, इंस्पायरेशन जो है वो हमारा एक्टिव प्रोसेस माना जाएगा और एक्सपायरेशन जो है वो हमारा पैसिव प्रोसेस माना जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं आगे। तो इसके टाइप्स होते हैं। अभी ये जो टॉपिक है रेस्पिरेशन वाला, तो ये दो टॉपिक नहीं पढ़े ऐसा तो होगा नहीं। सही बात है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक तो खुलना ही था। तो अभी समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आधे से ज्यादा चीजें आपको ऑलरेडी पता है। ओके, जो आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मिला था आप लोगों को। फिर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पढ़ा। तो ये सारी चीजों हम लोगों ने बार बार डिस्क्राइब कर लिया है। फिर भी एक और बार ये चैप्टर के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फाइन। ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ा जाता है इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट, produces almost 38 ATPs. Okay, and from this 38 ATPs तुमको पता है, रेस्पिरेशन टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस करके एक सिनारियो होता है, वो आप लोगों ने देखा है, जो कि 10 स्टेप रिएक्शन होते हैं। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड में। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट हाफ प्रोसीजर होता है उसमें हम लोग 2 ATP का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको 36 ATP तो एटलीस्ट ध्यान में रखने की बात है, आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि 2 ATP जो है वो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट हाफ में यूज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो यही वो सारी बातें थी जो हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डील किया था। तो देखो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक तो आता है ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड, क्योंकि एक पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं, इसलिए 2 बार पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, दूसरी बात लिंक रिएक्शन। सबको पता है ये लिंक रिएक्शन जो है ये पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोए में। एसिटाइल कोए में खुद के पास ही 2 कार्बन आ जाते हैं। मतलब समझ में आ रही है बात, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है, वो कन्वर्ट हो रहा है 2 कार्बन में, तो एक कार्बन कहाँ जा रहा है, एक कार्बन CO2 बन के निकल जा रहा है। क्या बन के निकल जा रहा है, CO2 बन के निकल जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके एसिटाइल कोए आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट इज एसिटाइल कोए, तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल में हम लोग एसिटाइल कोए को फर्दर आगे के प्रोसीजर के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ नेक्स्ट प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड एज अ ETC, या फिर इसको ETS भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को लेके भी बात की थी। इन शॉर्ट क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पे ATPs बनाए थे। सही बात है। तो ये सारी बात जो है हम लोग ऑलरेडी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डील कर चुके हैं। ओके, तो ये खत्म हो गया यहाँ पे सिनेरियो। बढ़ते थोड़ा सा और आगे। नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसमें 2 फेजेस आते हैं। ओके, कितने, 2 फेजेस, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, सिंपली द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम एंड गिविंग आउट CO2 इनटू द सराउंडिंग मीडियम। मतलब सराउंडिंग से लिया और सराउंडिंग में ही रिलीज कर दिया। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या है देखो,
जिसके अंदर कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया, ओके, क्या किया देखो, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द टिश्यू सेल्स, फिर आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इनसाइड द सेल्स बाय ऑक्सीडाइजिंग द एंजाइम्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यूज। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सांस लिया, ठीक है, ओके, उसी के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में गया, एल्वियोलाई के पास में पहुंच गया, लंग्स के अंदर, ठीक है, एक्सचेंज हो गया, एल्वियोलाई से जो भी ऑक्सीजन था वो हमारे ब्लड में गया। जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ ब्लड जो हमारा बॉडी में गया, ओके, मतलब हार्ट से होते हुए, हार्ट से पंप करके एओर्टा से होते हुए पूरे बॉडी में गया, ओके, बॉडी से होते हुए बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स से होते हुए मतलब सेल ऑर्गन, ये सारी बातें आ गई, समझ में आ रही है बात, मतलब ऑक्सीजन की जिधर रिक्वायरमेंट थी वहां तक ऑक्सीजन पहुंच चुका है। वंस ऑक्सीजन हैज बीन गिवन इन दैट पर्टिकुलर रीजन, अब उसका यूज करेंगे ना, किसी काम के लिए तो आया रहेगा वो ऑक्सीजन, तो वो है ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ओके, इनसाइड द सेल बाय ऑक्सीडाइजिंग सम एंजाइम्स एंड ऑल। अब ये सारी प्रोसीजर होगी, और क्या हो जाएगा, सेल्स या फिर टिश्यूज हमारे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एट द सेम टाइम रिलीज कर देंगे। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, वो कहाँ पे गई, ब्लड के अंदर गई, ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में आ जाएगा, राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट से, ठीक है, वो फिर से लंग्स के पास चले जाएगा ऑक्सीजनेशन होने के लिए, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए। तो ये जो साइकिल है वही कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन साइकिल। समझ में आ रही है बात, ओके, इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे भी फूड का ऑक्सीडाइज होना बनता है, लेकिन बिना मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, बिना उसके यूज किए। जैसे कि बैक्टीरिया है, ईस्ट है, पैरासिटिक एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो टेनिया सोलियम आ जाता है, जहाँ पे टेपवाम आ जाते हैं, लीवर फ्लूक यानी फैसियोला आ जाता है, एस्कैरियासिस है। तो आपको ये तीनों एग्जांपल्स कंपलसरी ध्यान रखना है, ओके, टेपवाम, लिवर फ्लूक एंड एस्कैरिस, ये तीन एग्जाम्पल जो कि पैरासिटिक एनिमल्स के रिस्पेक्ट में है, और साथ में आपको बैक्टीरिया एंड ईस्ट को भी ध्यान रखना है जो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। फाइन। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है वो, ये एग्जांपल्स क्या बता रहे हैं आपको, ये एग्जांपल्स ये बताना चाहते हैं कि हमको याद करो, क्योंकि हम क्वेश्चन से समझ में आ रही है बातें। बढ़ते हैं आगे, देखो, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म कॉमनली यूज्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आप लोग पढ़ रहे हो और फर्मेंटेशन टॉपिक ना चले, ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं ना, ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझना है, पता भी होगा आप लोगों को। जैसे फर्मेंटेशन का नाम सुनते हो तुम्हारे दिमाग में इडली वड़ा सांबर, है कि नहीं, ये सारी बातें आने लगती है, सांबर नहीं, वो तो टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, इडली वड़ा तो आ ही रहता रहेगा, ठीक है, साथ में ही तुम्हारे दिमाग में केक पेस्ट्रीज वगैरह आती रहेगी, मतलब फर्मेंटेशन प्रोसीजर आ रही है। इतना ही नहीं तो आंखों के सामने तुम्हारे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में भी दिमाग में चल रहा होगा, है कि नहीं, ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को बताती है कि हाँ ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है करके। फाइन। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है जो फर्मेंटेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए डेफिनेशन देख लो यहाँ पे फर्मेंटेशन की, डिफाइंड एज एन एरोबिक ब्रेकडाउन, ओके, ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू द अल्कोहल या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर गैसेस बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एंजाइम्स। आई बात समझ में। तो ये होता है फर्मेंटेशन प्रोसीजर। इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट और बाकी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम लोग उनको ब्रेक डाउन करते हैं, या तो उनका प्रोडक्ट जो रहेगा वो अल्कोहल रहेगा या फिर ऑर्गेनिक एसिड या तो फिर गैसेस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों, तो उनके कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो हमको ब्रेक डाउन के लिए मदद करके देते हैं, ठीक है। So that is what you have to understand basically over here fermentation procedure. फाइन। अभी ये होता कैसे है, तो नॉर्मली आप लोगों को दो तरीके से समझना है। एक तो है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अभी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोल दिया मतलब यहाँ पे तुमको एल्कोहल फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, और साथ में तुमको CO2 गैस भी रिलीज होते हुए मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देयर विल बी नो CO2 गैस विल बी रिलीज, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये आपके लिए स्पेशल टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, सो कृपया करके इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे आ रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल हमेशा ईस्ट को लेके बात करेंगे। तो ग्लूकोज को जो है वो पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है, सबको पता है ये बातें, ये पायरुविक एसिड आया कैसे, ठीक है। अब एनारोबिक टॉपिक चल रहा है ना, तो ये पायरुविक एसिड यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, मतलब उसके साथ में पायरुविक एसिड को ठीक बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा
ये तुम्हारे इथाइल अल्कोहल में, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल का क्या सिनारियो है, तो उसके पास 2 ही कार्बन होता है। पायरुविक एसिड के पास कितना होता है, 3 कार्बन होता है। इथाइल अल्कोहल के पास 2 कार्बन है, तो एक कार्बन गया कहाँ पे, CO2 बन के निकला ना यहाँ पे। समझ में आ रही है बात, इसलिए तो CO2 रिलीज किया करके बोला। समझ में आ रही है बात। और साथ में 2 ATP यहाँ पे मिलेगा। ओके। एरोबिक में आप लोगों ने टोटल 38 एटीपी के बारे में पढ़ा, जहाँ पे से 2 एटीपी जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो रहे थे, ठीक है। और टोटल एटीपी आपको 36 मिल रहे थे। समझ में आ रही है ना हिसाब किस तरीके से चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे ध्यान देने का, ठीक है। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को समझते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये हमारी मसल्स में होती है, बैक्टीरियाज में देखने मिलेगा, टेनिया में, एस्कैरियासिस, फैसियोला, दीज आर ऑल ऑलरेडी गिवन एग्जांपल्स। ओके। तो यही सेम प्रोसीजर लगा लो यहाँ पे दिमाग। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का है, इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और 2 एटीपी आपको मिल जाएगा। फाइन। ये आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है कंपलसरी। नो कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व फ्रॉम द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके। बढ़ते हैं आगे। देखो, कुछ और भी ऐसे कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ऐसे टॉपिक भी चलते हैं। तो जो डायरेक्ट का मतलब है वो सीधा सराउंडिंग से लिया और सराउंडिंग में एक्सचेंज वगैरह किया, दैट इज ओनली कॉल्ड एज अ डायरेक्ट रेस्पिरेशन। एग्जांपल यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो है अमीबा। ओके। कुछ ऐसे स्पेशलाइज चीजें नहीं होती कि हाँ बाबा ये हमको गैस एक्सचेंज में वगैरह मदद कर रहे हैं, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को लेके, तो एग्जाम्पल आ जाता है दिमाग में हायर ऑर्गेनिजम्स। ओके। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट देयर, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होती है जो खाली यही एक्टिविटी, रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अभी वो कैसे होगा, किस तरीके से जाएंगे आगे, वो सारी बातें आना बाकी है। फिलहाल के लिए अभी देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम लोग एनिमल किंगडम में डिस्क्राइब कर चुके थे, वही सारी बातें फिर से आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। यही सेम बातें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जब हम लोगों ने पढ़ा था तभी भी बताया था, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी सरफेस। कैसे, उधर कहाँ पे बताया था, याद करने की कोशिश करो। हम लोगों ने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसकी स्किन वगैरह जो है वो मॉइस्ट वगैरह रहती है। फ्रॉक के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे उसकी स्किन वगैरह जो है वो मॉइस्ट रहती है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन वगैरह प्रोसेस पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो आ रही है बात समझ में, नहीं आएगी तो एक बार देख लेना। अर्थवर्म एंड फ्रॉक का जो वीडियो है वो लेक्चर अपलोड हुआ है, तो उसको देखो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फाइन। और और अगर देखा है तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, थिन सरफेस होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस। किसके बारे में बात चल रही है, पहले ये ध्यान दो, रेस्पिरेटरी सरफेस को लेके बात चल रही है। तो सरफेस के थ्रू अगर गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो वो सरफेस का थिन होना जरूरी है, क्योंकि थिकर सरफेस से सिनेरियो नहीं देखने मिलता। ओके। तो स्किन का एडेप्टेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ थिन, ओके, शुड बी मॉइस्ट, जरूरी है मॉइस्ट रहना, ताकि चीजें इजीली डिफ्यूज हो सके। हाईली वेस्कुलर, अभी जो भी चीजें डिफ्यूज हो रही है एज अ गैसेस एक्सचेंज जो हम लोग कहते हैं, तो वो गैसेस भी जाना चाहिए ना ब्लड में, उसको कैरी करने के लिए भी तो कोई तो चाहिए। इसलिए वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई होना काफी जरूरी है। ओके। और सरफेस जो है वो भी काफी बड़ा सरफेस होना चाहिए, मतलब जहाँ पे एक्सचेंज जो है वो पॉसिबली अच्छी तरीके से हो सके। फाइन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में डिफाइन करते हैं। तो ये क्या है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए बच्चा लोग, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, बनने वाले क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से भी बन जाते हैं। फाइन। बढ़ते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। ये वो पार्ट है जो हम लोग ऑलरेडी एनिमल किंगडम में डील कर चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा लिस्ट बना के दे दिया है मैंने। फाइन। सो दैट यू कैन इजीली हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे कि हीमोग्लोबिन तो नाम सुने ही रहेंगे, दिस इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट सीन इन द हायर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट होता है, ठीक है। हीमोसाइनिन जिसको पढ़ा है आप लोगों ने, ये कॉपर कंटेनिंग होता है, तो ये ब्लू कलर में अपियर करते हैं, मोलस्का में आप लोगों ने देखा है। हीमो एरिथ्रिन करके एक सिनेरियो होता है, अगेन इट इज आयरन कंटेनिंग ओनली बट सीन इन केस ऑफ द एनालिडा। इकानो इकानोक्रोम्स जो एक पिगमेंट होता है जो कि अगेन आयरन कंटेनिंग होता है, लेकिन इकानोडर्म्स के लिए स्पेशलिटी है। ओके। फिर वेनेडियम करके एक होता है, लेकिन ये खाली प्रोटोकॉर्डेट्स के फ्लूइड्स में देखने मिलेगा। ओके। फाउंड ओनली इन केस ऑफ द प्रोटोकॉर्डेट्स, दैट इज आल्सो इन द सिलोमिक फ्लूइड्स। तो ये एक छोटा सा लिस्ट है जो आपको अगर पॉसिबल हुआ तो ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी बातें मैंने एनिमल किंगडम में डिस्क्राइब की गई है। ओके। जैसे ये इकानोडर्म मोलस्का एनालिडा वगैरह सब डिस्क्राइब हो रहा था, इवन द हायर ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब हो रहे थे, तभी ये सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पे जिक्र की है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे,
respiratory structures or you can say organs for the exchange of gases in the different animal group. मतलब अभी क्या हो गया, इन शॉर्ट एनिमल किंगडम ही टॉपिक खुला है। क्या खुला है? एनिमल किंगडम का ही टॉपिक स्क्रीन पे खुला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि कौन से लेवल पे कौन से चीज, मतलब ऐसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स रेस्पिरेटरी के देखे जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, या फिर ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो इन शॉर्ट आप लोगों को लोअर से लेके हायर लेवल तक क्या सिनेरियो हो रहा है ये पूरे इस डेटा से मिल जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए जाने वाला बोनस है। ओके, जो कि आपको लेना है, आपको याद रखना है, क्योंकि यही से क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो यही से क्वेश्चंस बनेंगे। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनते तो भी यही सिनेरियो आएगा। फाइन, तो ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई गई है, एक तो एनिमल ग्रुप को लेके और दूसरा उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन को लेके। तो सबसे लोअर कैटेगरी से चालू करते हैं यहाँ पे। तो देखो प्रोटोजोअन्स का सिनेरियो आ चुका है स्क्रीन पे, जहाँ पे एग्जांपल आप लोग पढ़ रहे हो अमीबा, ओके, या फिर पैरामेशियम। तो इनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मा लेम्मा। ओके, प्लाज्मा लेम्मा या फिर पैलिकल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर पैलिकल मेम्ब्रेन जो होती है उसके थ्रू एक्सचेंज होना। ओके, मतलब ये लोग क्या है, तो ये लोग सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में एक्सपोजर है ना, तो सीधे चीजें सराउंडिंग से ली जा रही है और सराउंडिंग में ही एक्सचेंज की जा रही है। ओके, दे आर इन अ कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एज यू कैन this is also you can say. Coming to the next part over here, sponges. एग्जाम्पल यहाँ पे साइकॉन देके रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। सिनेड्रियंस बोलो या निडेरियंस बोलो, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हो हाइड्रा, अगेन बॉडी वॉल के थ्रू होता है। ओके, नीटोफोरा बोलो, ओके, या टीनोफोरा बोलो, आपके ऊपर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोम जेलिस आर द एग्जाम्पल्स। ओके, एक ही स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था और आपके एनसीईआरटी में भी इसका फिगर दिया हुआ है। ओके, एक नाम दे रहा हूँ यहाँ पे कॉम जेलिस का, दैट इज अ हॉर्मीफोरा। ओके, ये अगेन बॉडी वॉल के थ्रू इनका रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। नाउ प्लेटी हेल्मिन्स आप लोगों को सिंपल से पता चल गया रहेगा, दो कैटेगरी पढ़ी थी हम लोगों ने, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री लिविंग और दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू द पैरासाइट्स। तो फ्री लिविंग में आता है प्लानेरिया और पैरासाइट में आ जाता है लीवर फ्लूक या फिर टेप वॉर्म, यही सारे सिनेरियोस को पढ़ा था। ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है प्लानेरिया में। एंड लीवर फ्लूक एंड टेप वॉर्म जो है, अभी जस्ट अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा ये वाले चैप्टर में कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अगर बात चल रही है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, गैसेज एक्सचेंज का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निमेथेलमिन्थस। ओके, अब ये देखो, फ्री लिविंग इसमें भी है, पैरासिटिक इसमें भी है। यहाँ पे रेबिडिटीज एग्जांपल देके रखा है, जो कि बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। और एस्कैरियासिस के बारे में बात करें या फिर एस्कैरिस के बारे में बात करें तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन, नो गैसेज एक्सचेंज विल बी टेकिंग प्लेस ओवर हियर। ओके, नाउ जो अगली कैटेगरी आपके स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एनालिट्स। सबको पता है यहाँ पे एनालिट्स के बारे में, नेरिस पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है, अर्थवर्म पढ़ा था, लीच पढ़ा था। ओके, पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर याद है, लोकोमोशन के लिए पढ़ाया गया था आप लोगों को। ठीक है, जो कि हर सेगमेंट के आपको एजेस पे देखने मिलता है। याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक बार लेक्चर वीडियो देख लेना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। फाइन, तो ये टॉपिक को अगर थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप लोग एनिमल किंगडम एज अ काइंड ऑफ रिवीजन बोल सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, सो एनालिडा को लेके बात करें तो नेरिस, अर्थवर्म एंड लीच। ओके, तो इनका जो होता है ये बॉडी वॉल के थ्रू ही होगा। क्यों? क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, देखो यहाँ पे अभी कैटेगरी बनना चालू हो चुकी है। समझ में आ रही है ना बातें? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? थ्रू स्किन। ओके, दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। कुछ ऐसे खास एग्जांपल्स है जो आपके स्क्रीन पे है, जैसे कि देखो एरिनोकोला, एम्फीट्राइट, उसके बाद ट्राइबेला, दिस आर ऑल एग्जांपल्स गिवन टू यू। ये क्या है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स है, यानी थ्रू गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ऑर्थ्रोपोडा। ओके, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा वगैरह यहाँ पे चालू हो रहा है। तो एज यू कैन सी सबसे पहले आ रहा है क्रेफिश या फिर प्रॉन्स, आप लोग बोल सकते हो। तो गिल्स के थ्रू होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट की बात करें या फिर सेंटीपीड की बात करें, मिलीपीड्स की बात करें, टिक्स या फिर पेरिपेटस, ओके, दिस आर ऑल एग्जांपल्स गोस फॉर द ट्रेकियल रेस्पिरेशन, क्योंकि उनके पास ट्रकिया होता है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट, स्कॉर्पियंस या फिर स्पाइडर की बात करें तो बुक लंग्स आर द एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये, आप लोगों को ध्यान में रखना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा को हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है, काफी अच्छा वेटेज दे देगा आपको नीट में। कमिंग टू द नेक्स्ट, माइट्स के बारे में बात करते हैं तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। लेम्यूलस के बारे में बात करें जिसको किंग क्रैब भी कहते हैं कॉमनली, तो आपको कॉमन नेम के साथ साथ साइंटिफिक नाम तो याद रखना ही है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एनिमल किंगडम पढ़ाते समय बताया था। ठीक है, बुक गिल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज द मॉलस्का विद रिस्पेक्ट टू द यूनियो एंड पाइला आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू। ओके,
टू नीडिया मीन्स, देखो टू टेनिडिया भी कह सकते हो आप लोग, टू टेनिडिया दैट इज अ गिल्स ओनली will seen in case of the unio, and one tenidium that is a gill like structure and one pulmonary sac will be seen in case of the pila. तो ऐसे जब थोड़े से एडिशनल एक्सप्लेनेशन मिलते हैं ना, तो ये आपके लिए सीधा सीधा बता रहा है कि ये आपके लिए क्वेश्चन वाले एरियाज है। ठीक है, थोड़े से चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इकानोडर्म्स। एग्जाम्पल आता है स्टारफिश, सबके दिमाग में आ ही गया होगा, इकानोडर्म्स का मतलब ही होता है स्टारफिश वाली कैटेगरी। तो डर्मल ब्रैंके या फिर ट्यूब फीट्स के थ्रू होता है, इनका लोकोमोशन भी ट्यूब फीट के थ्रू ही होता है। ओके, वाटर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इनके पास, है कि नहीं, जिसको एम्ब्यूलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अ हेमिकॉर्डेटा, जहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हो बेलोनोग्लासस। ओके, फेरेंजियल वॉल उनके पास होते हैं, तो थ्रू दैट इट इज पॉसिबल। कॉर्डेट्स में आ जाते हैं, कॉर्डेट्स में आप लोगों को कैटेगरी पढ़नी होती है, तीन कैटेगरी आती है, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड द वर्टिब्रेटा। ओके, तो यूरोकॉर्डे में आप एक ही एग्जांपल पढ़ते हो जो कि आता है हर्डमैनिया, जहाँ पे फेरेंजियल वॉल्स मदद करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमेटा एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है, फेरेंजियल वॉल। एंड वर्टिब्रेटा की क्या बात करें, उसमें तो और कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि साइक्लोस्टोम्स आ गए, फिशेस आ गया, फिर इनकी जो बात आ रही है, फिश आ गया दिमाग में तो मतलब समझ लो गिल्स या फिर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा। एम्फीबियंस की बात करें तो एग्जांपल फ्रॉग आ जाता है, स्किन, बको, फेरेंजियल, लंग्स, यस, ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन वी हैड टॉक्ड इन केस ऑफ द फ्रॉग्स। ओके, नेक्स्ट, रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे बर्ड्स एंड मैमल्स आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू। ओके, जिनके पास यू कैन से लंग्स आर प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आपको दिया गया है, आराम से गो थ्रू करो, याद रखने की कोशिश करो, हो जाएगा याद। ओके, कुछ कुछ चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो नहीं पता है खाली उसके ऊपर कमांड बना लेना है, ठीक है। एंड ऑल्सो कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी क्लास 11th, एनिमल किंगडम को लेके, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, एंड बट ऑफ कोर्स ये वाला जो चैप्टर चल रहा है इसको भी लेके याद करना ही है। लेकिन मेरा तो सजेशन हमेशा यही रहा है कि आपको एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो हम लोग यहाँ पे थोड़े बहुत है ना रेस्पिरेशन को लेके बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस रेस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे आ गया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉग एंड अर्थवर्म का आ ही जाता है। तो इन फ्रॉग, व्हेन ही इज इन वाटर और यू कैन से ड्यूरिंग हाइबरनेशन, ओके, तभी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो स्किन का होना चाहिए थिन, वैस्कुलर पिगमेंट, हीमोग्लोबिन होगा, इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, मॉइस्ट बाय द म्यूकस एंड द सिलोमिक फ्लूइड। ओके, तो म्यूकस एंड सिलोमिक फ्लूइड्स वगैरह जो सिक्रीशन होता है वो स्किन को मॉइस्ट रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो एक चीज है जो आपको ऑलरेडी पता होगी, ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है, इट टर्न्स इनटू द ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये प्लाज्मा में आपको देखने मिलेगा, कहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड हो रहा है, सो इन प्लाज्मा। ये क्या है आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लो अगर ऑक्सीजन नहीं मिला अर्थवर्म को तो वो मर जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन अपियर कर जाती है जिसको कहा जाता है एफेक्सिएशन, जिसको ऑक्सीजन स्टारवेशन भी कहा जाता है। ओके, एफेक्सिएशन याद रखो आप लोग। ओके, एक और सिनारियो आ रहा है आपके स्क्रीन पे जिसको कहा जाता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है जो कि इंसेक्ट कॉकरोच में आपको पढ़ने मिलता है। ओके, कॉकरोच का एक रखा है आप लोगों ने जो कि इंसेक्ट में देखा ही जाता है, ऑर्थ्रोपोडा में अभी हम लोगों ने बात किया था ट्रैकियल रेस्पिरेशन को लेके। ओके, इवन कुछ ऐसे सिनारियोज होते हैं जो गिल रेस्पिरेशन भी दिखाते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग जो राइट हैंड साइड में बड़ा सा फिगर देख रहे हो, ये कॉकरोच की बॉडी का फिगर है, ठीक है। तो थोरैक्स रीजन आप लोग देख रहे हो तीन पार्ट में डिवाइड है, एक तो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो यहाँ पे जो जंक्शंस बन रहे हैं आपके स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये दो ओपनिंग जो यहाँ पे मैंने अभी हाईलाइट किए, इनको स्पायरेकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, स्पायरेकल्स कहा जाता है। ये दो आपको मिलेंगे थोरैक्स रीजन में, और बाकी के जो आप लोग काउंट करो यहाँ पे कम से कम 8 स्पायरेकल्स विल बी सीन इन केस ऑफ द एब्डोमिनल रीजन। तो ये दो और ये 8, टोटल कितने हो गए, 10 स्पायरेकल्स विल बी देयर विच इज गोइंग टू हेल्प द कॉकरोच फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस। ये आप लोग एक बार ध्यान रखना, ठीक है। देख लो स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनाया गया है, बस हम लोग को थोड़ा बहुत ये स्पायरल का, ये जो स्पायरेकल वाला जो सिनारियो है ना, इसको काफी अच्छे से समझना है, बाकी सारी चीजें एकदम इजी है। ओके, और क्वेश्चंस का आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपके लिए तो काम इजी हो जाएगा। फाइन, देख लिया डायग्राम अच्छी तरीके से। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये ऊपर का जो लेयर है वो टर्गम है और नीचे का जो लेयर है वो स्टर्नम है, ये कैसे समझोगे आप लोग। ओके,
वेंट्रल साइड स्टर्नम है, डोर्सल साइड टर्गम है, ऐसे मानना है। कॉकरोच की जो बॉडी होती है, बट ऑब्वियस बात है हॉरिजॉन्टल कॉकरोच के बारे में बात करें तो ऊपर की जो लेयर होती है, सी टर्गम एंड स्टर्नम जो है ये काइटिनस मेम्ब्रेन की बनी हुई रहती है। ओके, इट इज मेड अप ऑफ काइटिनस। एंड व्हाट इज काइटिन? एक्चुअली इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, आपको पता है। ओके, इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। फाइन। तो बढ़ते हैं आगे, इट इज अ टर्गम एंड नीचे का जो प्लेट है उसको स्टर्नम कहते हैं। और ये जो साइड में कनेक्शन जो मैंने बनाया बिटवीन द टर्गम एंड द स्टर्नम, इसको प्लूरा कहा जाता है। ठीक है। और कुछ मसल्स होते हैं जिनको टर्गोस्टर्नल मसल कहा जाता है। बेटा यही पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्गोस्टर्नल मसल्स को ध्यान रखना, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं। ओके, जो कि मदद करता है दिस कॉकरोच को एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। ठीक है। अब जो सेकंड बता रहा हूँ पॉइंट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके ये प्रोसीजर्स हैं एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन को लेकर। एक्सेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, इनहेलेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। लेकिन ह्यूमन बींग्स का एकदम उल्टा होता है। ह्यूमन बींग्स में एक्सेलेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस होता है, इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो क्या हो रहा है एक्सेलेशन में, टर्गोस्टर्नल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से एयर जो है वो बॉडी से बाहर आ जाती है। इनहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक उसका उल्टा कर दो। टर्गोस्टर्नल मसल्स क्या होती है, वो रिलैक्स हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एयर जो है वो बॉडी के अंदर मूव कर जाती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी क्लियरली। ओके, यही दो जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपोजिट इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो एक्सहेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एज कंपेयर टू द कॉकरोच। ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा सिनेरियो देखने मिलता है। ओके, अब वो स्पैरेकल जो मैंने बनाया था, आप लोगों ने देखा था कॉकरोच का स्पैरेकल। ओके, जो डायग्राम बनाया था उसमें, तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से वो डायग्राम दिखता है। देखो, ये जो ओपनिंग है इसको स्पैरेकल कहा जाता है। ओके, जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होते हैं। ओके, जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होते हैं। फाइन, ये एक तो समझ में आ गया रहेगा। ये जब अंदर की तरफ आप जाओगे तो इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा ना। तो ये एक स्वेलन ऑरेंज कलर का जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो, इसको एम्प्यूला कहा जाता है। एम्प्यूला विल सून कन्वर्टेड इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। ओके, और ये जो ट्रैकी है ये आगे जाके ब्रांच पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ब्रांचेस हो जाते हैं इनके। ठीक है, अंदर जाके ब्रांचेस हो जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पायरेकल जो है वो ओपनिंग कहलाते हैं जिनके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होना है। स्पायरेकल अंदर जाके थोड़ा सा स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एम्प्यूला कहा जाता है। एम्प्यूला आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि ब्रांच पैटर्न में होता है, उनको ट्रैकी कहा जाता है। ठीक है, तो ये और आगे जब जाते हैं ट्रकिया, और आगे जब जाता है तो ये फाइन फाइन ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट। ये एकदम फाइन ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। इनको कहा जाता है ट्रैक्यूलर। ओके, या फिर इनको कहा जाता है ट्रैक्यूल्स। क्या बोला जाता है इनको? ट्रैक्यूल्स कहा जाता है। और यहाँ पे जो सेल मैंने बनाया है ट्रैक्यूल्स के बीच में, एक बड़ा सा सेल आप लोग देख रहे हो इन द सेंटर विद द न्यूक्लियस, ये सेल को ट्रैक्यूलर सेल कहा जाता है जिसकी साइज बड़ी होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पायरेकल इज द ओपनिंग जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होती है, वो अंदर एम्प्यूला लाइक स्वेलिंग बनाते हैं। दैट एम्प्यूला विल गेट फर्दर इलोंगेटेड इनटू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको ट्रैकी कहते हैं। ट्रैकी इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर जो कि आगे जाके और सब ब्रांचेस हो जाते हैं। ओके, जो जिसको हम लोग ट्रैक्यूल्स कहते हैं। ट्रैक्यूल्स के बीच में आप लोगों को एक बड़ा सा सेल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जिसको ट्रैक्यूलर सेल्स कहते हैं, जो कि साइज में बड़ा होता है। फाइन, और ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं इन्हीं के थ्रू गैसेज एक्सचेंज होनी है। ओके, मतलब क्या है, जो स्पैरेकल ओपनिंग के थ्रू जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है, तो वो गैसेज क्या है, ये एम्प्यूला से होते हुए, ट्रकिया से होते हुए सीधा ट्रैक्यूल्स में आ जाएंगे। और ट्रैक्यूल जो है इट इज फाइनली कनेक्टेड टू द सेल्स बोल सकते हो या फिर टिश्यूज बोल सकते हो। और वहां पे सेल्स एंड टिश्यूज को वो लोग सीधा गैसेज एक्सचेंज के लिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल की जाएगी वहां पे। ठीक है, अभी ये जो ट्रैक्यूल्स होते हैं ना, ये इनिशियल लेवल पे थोड़े बहुत थिकनिंग दिखाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने पिंक कलर से लेबलिंग करके रखी है। ये जो थिकनिंग है इसको कहा जाता है ट्रैकिंग थिकनिंग। ओके, ट्रैकिंग कहा जाता है इनको, ट्रैचिन भी बोल सकते हो। ओके, ये इट्स अ काइंड ऑफ थिकनिंग ताकि उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सके। और ट्रकिया के ऊपर भी आप लोग ऐसा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो, जो आउटर के साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे नेक के ऊपर भी, हमारे ट्रकिया के ऊपर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो। ये जो स्पैरेकल लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ओके, इसको टेनिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिनेडी कहते हैं। ओके, और ये जो ट्रेकिया होता है इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन लाइक सब्सटेंस ओनली, जिसको इंटीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीमा। सो ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ क्यूटिन लाइक सब्सटेंस जिसको इंटीमा कहा जाता है। ओके,
तो पूरा मॉर्फोलॉजी आपके दिमाग में आ ही गया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखो टू thoracic 8 abdominal, टोटल देर आर 10 स्पायरिकल, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फर्स्ट thoracic एंड द फर्स्ट एब्डोमिनल स्पायरिकल जो है वो हमेशा खुला रहता है। ओके, हमेशा, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। और बाकी का जो सिनेरियो है वो जब बॉडी मूवमेंट करते हैं कॉकरोच तभी काम करते हैं। बाकी के जो स्पायरिकल है वो कब काम करते हैं, जब बॉडी का मूवमेंट होता रहेगा। नहीं समझे, चलो बताता हूँ, बहुत सिंपल है। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। When insect is not moving, that time the tracheolar cells secrete a fluid. Tracheolar cell जो मैंने बीच में बना के दिखाया था, बड़ा वाला सेल होता है, okay, which gets filled into the trachea of the air and move inside via diffusion. मतलब देखो जो वहां पे सेल बनाया था मैंने, जब इंसेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो ट्रेक्यूलर सेल्स के अंदर जो भी सिक्रेशन है वो पूरा ट्रेक्यूल्स के अंदर डाल देंगे, ट्रकिया के अंदर डाल देंगे, जो कि स्पायरेकल तक पूरा भर जाएगा। पूरी जो लंबी चौड़ी ट्यूब है ना जो आप लोगों ने ऊपर देखी, वो पूरी फिल हो जाएगी विद द सिक्रीशन ऑफ द ट्रेक्युलर सेल। मतलब क्या, देखो ये पूरा एरिया जो है यहाँ तक पूरा भर जाएगा। ओके, ये पूरा ये सेल के सिक्रीशन के थ्रू भर जाएगा, और जो भी गैसेज एक्सचेंज होनी है तो वो डिफ्यूज होके जाएगी। ओके, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन जो गैसेस है वो मूव कर जाएगी, लेकिन दिस टाइम द प्रोसीजर विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज्ड। समझ में आ रही है बात। जब ये जो इंसेक्ट है वो जब मूव ऑन करते हैं तभी ये जो पूरा फ्लूइड जो है अगेन इट विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ट्रेक्युलर सेल, और फिर नॉर्मल गैसेज एक्सचेंज होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, नॉर्मल गैसेस एक्सचेंज हो जाएगी। तो सी इफ द इंसेक्ट इज मूविंग, फ्लूइड अगेन गोज बैक इनटू द ट्रेक्युलर सेल एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन विल बी टेकिंग प्लेस। अंडरस्टूड। तो पहला वाला थोरैसिक का और फर्स्ट वाला एब्डोमिनल का स्पायरेकल हमेशा ओपन रहता है। इसलिए देखो जब भी आप कॉकरोच का हेड अगर काट के सेपरेट कर देते हो तो भी उसमें थोड़ी सी जान रहती है, क्योंकि उनके जो स्पायरेकल्स है वो ओपन रहते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। आगे बढ़ते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ जिसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। नाम से ही पता चल गया रहेगा, थ्रू गिल्स इट इज पॉसिबल। फिश, प्रॉन, लार्वा ऑफ द फ्रॉग आर द एग्जांपल ओवर हियर। लार्वा ऑफ द फ्रॉग यानी टैडपोल के बारे में बात चल रही है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ गिल्स को लेके बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी, अभी देखो अगर दिख रहे हैं तो वो दो तरीके से पॉसिबल है, या तो वो एक्सटर्नल गिल्स होंगे या तो इंटरनल गिल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। तो देखो अगर दिख रहे हैं तो एक्सटर्नल है, नहीं दिख रहे हैं तो इंटरनल है। ओके, लेकिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको ओपेरक्यूलम कहते हैं। यही ओपेरक्यूलम आपको ऊपर एक्सटर्नल गिल्स वाले सिनेरियो में नहीं देखने मिलेंगे, इसलिए गिल्स काफी अच्छे से दिख जाते हैं। ओके, जैसे कि टेडपोल ऑफ लार्वा ले लो या फिर कार्टिलेजिनस फिशेस ले लो। क्या है ये, अगेन एनिमल किंगडम का सिनारियो। ओके, और जिसके पास ओपेरक्यूलम प्रेजेंट होता है, इट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बोनी फिशेस। ठीक है ना, यही सारी बातें वहां पे भी बताई थी और यहाँ पे भी फिर से हो रही है। तो कनेक्टेड टॉपिक है। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट की बात करें तो देखो वो पोडो ब्रांच हो सकते हैं, ऑर्थ्रो ब्रांच हो सकते हैं, या फिर प्लूरो ब्रांच हो सकते हैं। पोडो ब्रांच का मतलब गिल्स आर अटैच्ड टू द अपेंडेजेस यू कैन से। ओके, या फिर गिल्स आर अटैच्ड टू द ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, या फिर गिल्स आर अटैच्ड टू द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिलामेंट्स के बारे में बात करें तो हेमी ब्रांच या फिर होलो ब्रांच होते हैं। हेमी ब्रांच मतलब ओनली वन रो विल बी देयर, दैट इज कॉल्ड एज अ हाफ गिल। एंड होलो ब्रांच मतलब इट इज अ कंप्लीट गिल, मींस टू रोज ऑफ द गिल्स फिलामेंट विल बी सेम। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना के रखा है, तो ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ गिल। फाइन, तो ये मैंने बनाया है टू रोज ऑफ द गिल फिलामेंट, यू कैन सी ओवर हियर। और इनके ऊपर ये मैंने ऐसे मार्किंग्स बना के रखी है, दीज आर द गिल्स। ओके, दीज आर द गिल्स यू कैन सी ओवर हियर, जिसको गिल लैमेले भी कहा जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये पूरे गिल स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो एक स्ट्रक्चर मैंने बाहर ले लिया है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई आप लोग देख रहे हो। तो ये ब्लड सप्लाई है जो मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये यहाँ पे इनके बीच में होता है, गिल लैमेले के बीच में ब्लड सप्लाई होता है। ओके, क्यों। और यहाँ पे देखो ना ये गिल्स है, मतलब क्या है, जब भी वाटर जो है इस एरिया में जब एंटर कर जाएगा तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की लेवल ज्यादा होती है, तो वहां से ऑक्सीजन गिल्स के अंदर एंटर हो जाएगा और गिल्स के थ्रू होते हुए ब्लड में पोर कर दिया जाएगा। ओके, सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू टेकिंग प्लेस। सो हियर डिफ्यूज फॉर्म ऑफ प्रोसीजर विल बी हैपनिंग। Okay, so from water the oxygen will enter into the gills, and through gills the oxygen will enter into the blood vessels you can say। Similarly उसका उल्टा करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके से ब्लड वेसल से होते हुए गिल्स से होते हुए सीधा वाटर में डिफ्यूज कर दिया जाएगा। फाइन, इतना इजी है ये। नोट करने वाली बात क्या है, तो ये है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये थोड़े से चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चन के लिए एरिया है। ओके, तो ध्यान देना। नोट, H2O is 800 times denser, therefore diffusion will be slower। Okay, therefore diffusion will be slower। Oxygen is
in water is 30 times less as compared to the air. Rate of diffusion is 5 lakh times less as compared to the air as a medium. ठीक है, अभी तो ये सारी दिक्कत है। सही बात है ना, अगर ऑक्सीजन की लेवल बाहर के एटमॉस्फेयर के कंपैरेटिवली पानी की अगर बात करूं तो कम है ना, तो फिश को कुछ ना कुछ सिनेरियो करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कम है और उसको अभी लेना कैसे रहेगा, तो कुछ एडेप्टेशन करना पड़ेगा ताकि वो जो प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाए। तो क्या होता है, फिशेस अपने आप को इस तरीके से कुछ अडेप्ट करते हैं, तो लोग एक मैकेनिज्म बनाते हैं जिसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, मतलब फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टू डिफरेंट लिक्विड्स, मतलब ब्लड एंड वाटर का डायरेक्शन जो है ना वो बदल दिया जाएगा। ओके, मतलब ब्लड अगर आगे जा रहा है तो ब्लड अगर आगे जा रहा है तो पानी जो है वो पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, दोनों के दोनों लिक्विड जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको कहा क्या बोला जाता है, इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, बाय मेंटेनिंग द कंटिन्यूअस वाटर फ्लो ऑन द गिल्स, और साइमल्टेनियसली पानी का जो मूवमेंट है वो गिल्स पे होते रहता है। ठीक है, तो बिफोर यू शुड अंडरस्टैंड को करंट सिचुएशन, पहले आप बिफोर अंडरस्टैंडिंग द काउंटर करंट सिचुएशन आप लोगों को करंट सिचुएशन क्या है ये पता होना चाहिए। ओके, दैट इज अ फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड, जैसे कि ब्लड एंड वाटर। तो ये समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है। जैसे कि देखो, दो ट्यूब्स हैं, दोनों ट्यूब्स में एक में पानी बह रहा है और एक में ब्लड बह रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है, एक में पानी का मूवमेंट है एक में ब्लड का मूवमेंट है, लेकिन दोनों का सिनेरियो ऐसा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं और दोनों के दोनों लिक्विड जो है वो डिफरेंट है। तो पानी की बात करूं तो पानी में ऑक्सीजन जो है वो 100% सैचुरेशन है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड के बारे में बात करूं तो ऐसे मानेंगे कि उसमें खाली 10% ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन में, और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो चीजों को मूवमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, सिंपल सी बात है। तो 100 से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जाएगा, ये 10 का हो जाएगा 20। 90 से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, मतलब 30 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, देखो 100 का 10, 90 का 20, 80 के लिए 30 हो जाएगा, ओके 70 के लिए 40 हो जाएगा, ऐसे मानोगे। ठीक है, क्योंकि ये 10% है ना, और एक यहाँ से मूव ऑन कर रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, तो 20 हो रहा है, 30 हो रहा है, 40 हो रहा है। फाइनली एक मोमेंट ऐसे आ जाएगा कि 50 और 50 का मोमेंट रह जाएगा। समझ में आ रही है बात, मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, मतलब इसमें भी 50% हो गया, इसमें भी 50% हो गया। अब जब 50-50 रेशियो आ जाएगा तो तुमको क्या लगता है, अभी और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम आ जाता है तो फिर बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया तो मतलब चीजें मूव करेगी ही नहीं। तो मतलब जो बाकी का 50% जो ऑक्सीजन था, जो कि फिश को लेना चाहिए था लेकिन वो ले नहीं पा रही क्योंकि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो को करंट मैकेनिज्म इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड मैकेनिज्म। मतलब क्या, अगर दोनों फ्लूइड जो कि डिफरेंट है अगर साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन करे तो 50% जो ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है वो फिश के लिए कोई बेनिफिट नहीं है ना, वो तो पूरा वेस्ट हो गया। तो ये को करंट मैकेनिज्म फिशेस में नहीं देखा जाता। ओके, तो देखो यही बात यहाँ पे लिखी है, in both situation it is only about 50% which is not correct, so co-current is not proper adaptation, तो इसलिए co-current को प्रॉपर एडेप्टेशन नहीं माना जाता। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन बदल दो ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझो अभी। तो देखो, एक में पानी जो है वो नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वही नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ये जितनी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्यूब में एंटर करेगा उसकी वैल्यू तो 10 ही रहेगी। ओके, तो मानो ये 10% जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में आ चुका है। ओके, 10% जो है वो ऊपर आ गया, तभी ये 100 था, तो मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये हो जाएगा 20। तो 90 आएगा इधर, तो 90 में से कुछ आएगा इधर, तो ये 10 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो एवरी टाइम वॉट एवर थिंग्स आर कमिंग इट विल बी लाइक 20-20-20 का ही रेशियो बनेगा ना, क्योंकि हाँ बार बार ये 10 की ही वैल्यू ऊपर आ रही है और यहाँ से भी 10 का परसेंटेज यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है, 10% यहाँ पे मूव ऑन कर रहा है, तो हो जाएगा ना 20। समझ में आ रहा है, तो एवरी टाइम व्हाट इज द टिल यहाँ पे 10 रहेगा तो यहाँ पे 10 रहेगा, मतलब क्या है, ऐसे करके 90% सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन विल बी डन। Okay, in counter current mechanism, 90% of the oxygen is getting distributed in the fish. Okay, that is very good adaptation you can say। समझ में आ रही है बात, जब दोनों फ्लूइड का डायरेक्शन ही अलग है तो नीचे से जो ब्लड ऊपर जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड क्या है, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज अ 10, है ना, मतलब लो लो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का। और यहाँ पे जो बाजू में ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा है उसका तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। आ रही है बातें समझ में, तो चीजें कैसे मूव करेंगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, और बस काम हो गया अपना। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं जो हमको आज के लेक्चर में समझ में आई। ठीक है, सो आवर लेक्चर ऑफ टूडेज इज गेटिंग ओवर हियर।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमंस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। जो बेसिक बातें थी वो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिए। ओके, स्टार्ट रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, तब तक के लिए बाय बाय।